गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। फिजिक्स का एक टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है? देखो, ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिया, इसलिए इसका नाम क्या है? ओम्स लॉ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? ओम्स लॉ ने क्या कहा? ओम ने क्या कहा, या ओम लॉ हमारा क्या कहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो करने वाला करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सर्किट के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या कहा? ओम्स लॉ बेसिकली कहता क्या है? ओम्स लॉ, ठीक है ना, मैं इसे यहां से रफ कर देता हूँ। ठीक है ना, कहता क्या है? जो इस किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके बीच करंट का, उसके अंदर कितना करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है? ओम्स लॉ होता है। ये क्या है हमारा? बस छोटा सा इतना सा ही है हमारा क्या? ओम्स लॉ है। ठीक है ना, मतलब जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। ठीक है ना, और हम सबको पता है प्रोपोर्शन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, और इस कांस्टेंट क्या यहाँ पे आ जाता है? जो आर आ जाता है। ठीक है ना, वेयर आर हमारा क्या है? आर इज रेजिस्टेंस। आर को क्या कहते हैं हम? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, और इस आर जो रेजिस्टेंस है इसकी हम यूनिट निकाल लेते हैं कि यूनिट क्या होती है। देखो आर बराबर क्या आ गया? वी अपॉन आई। ठीक है ना, तो यूनिट क्या आ गई इसकी? वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है ना, वोल्ट अपॉन एम्पियर, या इसकी एक और यूनिट होती है ओम। इनको समान करने के लिए हमने इसकी यूनिट को क्या कह दिया? ओम भी कह दिया, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है ना, तो ये क्या हमारा ओम्स लॉ है, बस इतना सा ओम्स लॉ है। अगर देखो, अब मैं ग्राफ अगर बनाना चाहूं, मैं ग्राफ बिटवीन V एंड I, किसके बीच में? V एंड I के मतलब पोटेंशियल और करंट के बीच में, तो देखो कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये करंट के ग्राफ कैसे बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं? V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, अब हम जो थोड़ा, ये तो हमारा ओम्स लॉ हो गया खत्म। यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ क्या है? यहाँ पर खत्म है। ठीक है ना, और रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। लेकिन अब हम समझते हैं इस रेजिस्टेंस को, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ये डिपेंड किस पे करता है? रेजिस्टेंस, ठीक है ना, वो हम चीज ये समझते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करो, ये इतना नोट कर लो, ये बिल्कुल बहुत ही आसान छोटा सा टॉपिक है। ठीक है ना, मैं साइड हो जाता हूँ, आप लिखो। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हैं हम रेजिस्टेंस के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं हम? रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस के अंदर करंट फ्लो करता है। ठीक है ना, अब ओवैसी बात है, किसी में भी करंट फ्लो करना चाहेगा। ठीक है ना, इस बोर्ड के अंदर भी क्या करंट फ्लो करना चाहेगा, इस दीवार के अंदर भी करंट फ्लो करना चाहेगा, एक लंबी रोड के अंदर भी करंट फ्लो करना चाहेगा। एक अगर हमारे पास कोई वायर है, जिस कॉपर की वायर है, ये जो ऊपर वायर बनी हुई है जिस पे लाइट जल रही है, ये भी क्या करंट फ्लो कर रही है। ठीक है ना, लेकिन हर मटेरियल क्या करता है? उस करंट फ्लो को रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, उन वायर के अंदर करंट फ्लो हो जा रहा है। ठीक है ना, तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर करंट के फ्लो को रेजिस्ट करने को ही क्या कहते हैं हम? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होती है? एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को क्या करती है? रेजिस्ट करती इन एनी मटेरियल या सब्सटेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होती है? द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन एनी मटेरियल या सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल के अंदर करंट के फ्लो को रेजिस्ट करने ही क्या कहलाता है? हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, अब ये डिपेंड किस किस पे करता है? अब किसी पे तो डिपेंड करता होगा ना, इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है ना, तो हाँ, और इसकी यूनिट क्या थी? हमने पिछले पढ़ी थी, यूनिट क्या थी इसकी? ओम थी। क्या थी? ओम थी। ठीक है, अब इसकी फैक्टर्स अफेक्टिंग
रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब किसी भी मटेरियल के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। किसको अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला आता है हमारे पास लेंथ ऑफ वायर, क्या आता है, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस, मान लो एक वायर है मेरे पास, क्या है, एक वायर है, कोई भी वायर है, ठीक है ना, 10 मीटर का वायर है, ठीक है ना, 10 मीटर का वायर है, ठीक है ना। अब देखो इसके 1 मीटर में क्या होगा, मान लो 1 ओम रेजिस्टेंस है, 10 मीटर में कितना होगा, 10 ओम रेजिस्टेंस होगा। मतलब लेंथ अगर कम है, 1 मीटर की लेंथ है, कितनी किलोमीटर की लेंथ है, 1 मीटर की, तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है। अगर 2 मीटर की हुई तो रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा, 3 मीटर का होगा तो ओम रेजिस्टेंस 3 ओम का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए लेंथ ऑफ वायर पे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जैसे अगर लेंथ हम बढ़ाएंगे किसी वायर की तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ वायर के, ये लेंथ ऑफ मटेरियल के, ठीक है ना। मटेरियल की जितनी ज्यादा, मटेरियल कह दो, सब्सटेंस कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ मटेरियल के या सब्सटेंस के, ठीक है ना। अगर किसी वायर, अगर हम वायर लें तो वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, ठीक है ना, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड हमारे पास आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखो ये वायर है तो ये क्या हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे वायर बनाऊं, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास क्या है, ये गेट है एक, ये छोटा सा एक गेट है, सर्कुलर कलर का, क्या मतलब सर्कुलर टाइप का क्या है मेरे पास, गेट है। इसमें से अभी 10 लोग निकल रहे हैं, ठीक ना, 10 लोग निकल पा रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लो मेरे पास एक बड़ा सा सर्कुलर गेट है, उसमें से 10 लोग क्या होंगे, और आसानी से निकल सकेंगे। मेरे पास और बड़ा होगा तो उसमें से क्या होंगे, 10 लोग और आसानी से निकल जाएंगे। मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम लग रहा होगा उनको। मतलब समझो, देखो जैसे अगर मेरे पास ये एक छोटा सा गेट है, इसमें से अभी 10 लोग मुश्किल से निकल पा रहे हैं, तो बड़े गेट पे आसानी से निकल जाएंगे ना। तो उसी तरह क्या होगा, जो करंट होगा वो अगर छोटे से पतले से क्रॉस सेक्शन एरिया पे आसानी से नहीं निकल पा रहा है तो बड़े के क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा ना बड़े से उस पे, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा मोटा वायर होगा ना, रेजिस्टेंस क्या लगेगा, उतना ही ज्यादा कम लगेगा, और जितना ज्यादा पतला वायर होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए रेजिस्टेंस क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारी क्या है, सेकेंड इक्वेशन मान लो इसे, ठीक है ना। दो चीजों पे और डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसे ये छोटे से एक दो छोटा बना देता हूँ, देख लेते हैं। तीन, नेचर ऑफ मटेरियल क्या आता है, ऑफ मटेरियल, ठीक है। मतलब किसी भी मटेरियल का या सब्सटेंस का कैसा नेचर है वो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने बताया, इस बोर्ड में से करंट आसानी से फ्लो नहीं कर पाए, करेगा ही नहीं, बिल्कुल करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके नेचर की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव नहीं कर पाएंगे तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, करंट फ्लो होता है ना इलेक्ट्रॉन्स के मूव की वजह से, ठीक है ना। अब मैं किसी लोहे में क्या करवाऊँ, फ्लो करवाऊँ करंट, तो आसानी से फ्लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो मेटल है, मेटल पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। तो क्या करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मतलब जिस तरह का नेचर होगा उस मटेरियल का, वैसे ही क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है ना। फोर्थ देखो, फोर्थ मेरे पास क्या है, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो मतलब अगर किसी भी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा किसी भी मटेरियल का, मान लो मैं आयरन का ही टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ,
अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊँगा ना आयरन का, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब करंट आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि करंट आसानी से फ्लो होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है किस पे, रेजिस्टेंस पर, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब तो समझ में आया ना। अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक 1 है, एक 2 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको अलग से यहाँ लिख देता हूँ और इसको रफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना, आप इसे नोट कर लो एक बार, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन देखो क्या आता है, मेरा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एल अपॉन ए के, देखो एल अपॉन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये भी क्या बन गया, एक तरह से इक्वेशन ही तो बन गई है, ठीक है ना, समीकरण ही तो बन गया है। तो देखो अब क्या होता है, प्रोपोर्शन हटाने के लिए क्या लगाऊंगा, मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा और यहाँ पर कांस्टेंट क्या आता है, रो आता है, क्या आता है, रो आता है, और ये रो ही क्या होता है हमारा, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, क्या होती है, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, जहाँ रो क्या है हमारी, रेजिस्टिविटी है, क्या है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है ना। और अगर हम रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाले तो देखो यूनिट क्या आ जाएगी, रो मैं इधर ही रखता हूँ, आर के साथ ए का मल्टीप्लीकेशन हो गया और ए नीचे डिवाइड में आ गया, तो देखो यूनिट क्या होगी इसकी, आर की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, तो क्या आ गया, मीटर से मीटर कट गया, ओम मीटर क्या आ गई इसकी, ये माइनस नहीं, ध्यान रखना, ये क्या मैंने अलग करने के लिए इनको ऐसा साइन लगाया है मैंने कि ये अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, किसकी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी मतलब किसकी, रो की, क्या आती है, ओम मीटर आती है, क्या आती है, ओम मीटर आती है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो हमने लास्ट में देखो, हमने अभी 4 फैक्टर पढ़े थे, नेचर ऑफ, ओ सॉरी, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। और नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर किसकी वजह से होता है, वो रेजिस्टिविटी की वजह से होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, वो रेजिस्टिविटी की वजह से होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है आज, हमने ओम्स लॉ पढ़ा, हमने ओम्स लॉ के अलावा रेजिस्टेंस क्या होता है ये पढ़ा, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, हमने वो पढ़ा, ठीक है ना। और क्या पढ़ा हमने, हमने छोटा सा देखा रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी ये होती है रो, रो बराबर आर अपॉन आर ए अपॉन एल, और इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर होती है, क्या होती है, ओम मीटर होती है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। तो डिस्कशन विद मी में मेरे साथ पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने नहीं लिखा है तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप लिख लेना एक बार फिर से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।